कैसे काबिल बनेंगे छात्र? क्या हमारा सिस्टम छात्रों को काबिल बनाता है? क्यों अक्सर दबाव में रहते हैं छात्र? इंडिया बोले की खास पेशकश में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या खामी है, हम इसी पर खास मेहमानों से बातचीत करेंगे। बीते दिनों सीबीएसई के नतीजे आए। 63,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को 90% से ज्यादा मार्क्स मिले। 10,000 स्टूडेंट्स को 95% से ज्यादा। टॉपर को 500 में से 499, जबकि दूसरे नंबर पर रहे स्टूडेंट को 498 नंबर। इसके साथ ही शिक्षा, परीक्षा और परिणाम को लेकर नए सिरे से बहस की शुरुआत हुई। सवाल ये कि क्या हिंदी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र या अर्थशास्त्र जैसे विषयों में भी 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं? नंबर देने का आधार क्या रहता है? क्या नंबर देने वाले टीचर भी इस काबिल रहे हैं? नंबर्स की ये दौड़ समाज को कहां ले जा रही है? परिवार और बच्चों पर किस तरीके का दबाव बना रही है? क्या किताबों का बोझ खेल के मैदान से दूर कर रहा है? क्या प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कोचिंग ही सफलता की गारंटी है? वैसे ऐसा क्यों है कि जिनके नंबर अच्छे नहीं, उनमें से कुछ खुदकुशी तक का रास्ता चुनते हैं? क्या ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ही जिंदगी में सफलता का पैमाना है? कुछ इसी तरीके के बुनियादी सवालों को समझने की कोशिश आज इंडिया बोले। और इस जरूरी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आज बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ देश के जाने माने अभिनेता मुकेश खन्ना साहब जुड़ रहे हैं। शक्तिमान के तौर पर एक अहम किरदार जो आज भी लाखों करोड़ों लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाए हुए। हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह साहब जुड़ रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश के जाने माने आईपीएस अफसर हैं, सख्त अफसर हैं, लेकिन आज यहाँ पर आईपीएस अफसर के तौर पर नहीं, किसी और पहलू को आपके समझने की कोशिश करेंगे। साथ में हमारे जुड़ रहे हैं मनिंदर ठाकुर साहब, आप जाने माने समाजशास्त्री हैं, जेएनयू से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर निशा खन्ना हैं, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे इस मनोविज्ञान को। और गीता वाशने जुड़ रही हैं, आप प्रिंसिपल हैं खेतान पब्लिक स्कूल की। लेकिन खास मेहमान सिर्फ इतने नहीं हैं, कुछ और भी खास मेहमान हैं जिन्होंने अपने परिवार का, समाज का नाम रोशन किया है। और उनका क्या परिचय है, वो परिचय खुद देंगे। My name is Aishwarya Gole and I studied from UP board and I scored in intermediate examination 88.4%. Hi, this is Sania Gandhi and I'm from Uttam School for Girls and I've scored 97.8% in my grade 10 examination. Hi, I'm Soumya Dubey. I'm from DPS Greater Noida. I scored 99.2% in class 12 examinations. I'm Divya Raghuvanshi and I have scored 98% marks in class 10 CBSE board examination and I'm from Rajkar Pratibha Vikas Vidyalaya. My name is Anchit Jain and I have scored 99.6% marks in class 10th board exam. I'm Dipanshu Singh. I'm from Vidya Bal Bhavan Senior Secondary School and I got 97%. I'm Shivangi Joshi and I'm from DPS Greater Noida. I got 98.2% in class 10th board examination. Hello, I'm Sania Basin from DPS Greater Noida and I scored 97.8% in my 10th board examination. Hi, I'm Akshat Khare from DPS Greater Noida and I scored 98.8% in the science stream. चलिए, तो ये खास मेहमान हैं, उभरते सितारे हैं इस देश के, और शिक्षा से जुड़े कई बुनियादी मुद्दे हैं जिसको लेकर इन तमाम खास मेहमानों से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसी मुद्दे से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। परिवार का दबाव, सब रेस में लग गए। ऐसे पढ़ के फर्स्ट आ भी गए तो क्या फायदा? आप लोगों की नॉलेज बढ़ेगी नहीं, सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा। और ये कॉलेज है, प्रेशर कुकर नहीं। अंकों के लिए एक अंधी दौड़। क्या हमारा सिस्टम छात्रों को अलग करने के लिए प्रेरित करता है? 10वीं और 12वीं के टॉपर्स के खिलखिलाते चेहरे सुर्खियां बटोरते रहे हैं। अंकों की रेस में इन छात्रों ने बाजी मारी है। बड़ी तादाद है 90% और उससे ज्यादा अंक लाने वाले छात्रों की। एक आंकड़े के मुताबिक करीब 10,091 छात्रों को 95% से ज्यादा अंक मिले। 63,247 छात्रों को 90% से ज्यादा अंक मिले। हमारा सिस्टम ऐसा है कि हम अंकों को सबसे ज्यादा तरजीह देते हैं। जानकार इस पर सवाल उठाते हैं। जानकारों के मुताबिक डिजाइन थिंकिंग और इनोवेशन के दौर में हमारे सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। आईक्यू और प्रोजेक्ट आधारित एक्सपेरिमेंटल लर्निंग समय की मांग है। अंक आधारित व्यवस्था की एक और खामी है दबाव। संतोषजनक परिणाम नहीं आने पर छात्रों की खुदकुशी के मामले सामने आते रहे हैं। जानकारों के मुताबिक परिवार बच्चों से अपेक्षाएं करे लेकिन टारगेट न दे।
जो परिणाम आए उसे स्वीकार करें और हतोत्साहित ना करें। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए शुरुआत गीता वार्ष्णेय जी आपसे, ये 500 में से 499 या 498 नंबर कैसे आ जाते हैं, क्या होता है? देखिए सीबीएसई का बड़ा क्लियर मैंडेट है, वो एक सिलेबस देते हैं, वो सिलेबस को डिवाइड करते हैं मार्क्स वेटेज में। उनका पेपर भी पूरा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे बेस्ड होता है कि नॉलेज बेस कितने क्वेश्चंस, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, हॉट्स के कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, और जो वो पेपर है उसकी एक मार्किंग स्कीम है जिसमें सारे वैल्यू पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो अगर बच्चा वो सारे वैल्यू पॉइंट्स दे रहा है तो उसको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और जो मार्क्स दे रहे हैं यानी जो टीचर हैं, जब वो पढ़ते थे तो उनके कितने नंबर आते थे? अमूमन ये भी एक जिज्ञासा रहती है, अगर आप अपना अनुभव साझा करना चाहें। देखिए हमारे टाइम पर तो इतने नंबर नहीं आते, हम अब चेक करते हैं सीबीएसई की कॉपीज़, तो मेरे खुद के 68% थे और मैं स्कूल टॉपर थी, और एलएसआर में मेरा बड़े आराम से एडमिशन हो गया था। आज तो कोई सोच भी नहीं सकता। मनिंदर सर, ये राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, इसमें भी 100 में से 100 नंबर कभी आपने भी सोचा था एक स्टूडेंट के तौर पर? नहीं, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं, और ये जांचने की बात होगी कि जिनको 100 में 100 आता है वो कितना राजनीति शास्त्र एक्चुअली जान रहे हैं। जैसा उन्होंने ठीक बताया कि इतना ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम्स हो गया है कि आप ये 3 आंसर जानते हैं तो उन 3 को लिखा आपने बिल्कुल सही, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ये ऑलमोस्ट मैथमेटिकल हो गया है। चलिए, लेकिन ऐश्वर्या आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आपने 88% से ज़्यादा नंबर हासिल किए, उम्मीद थी, आपने सोच रखा था कि लगभग इतने नंबर तो मिल जाएंगे, वही फॉर्मूला जिसका जिक्र अभी मैम कर रही थी? एक्चुअली आई एम फ्रॉम यूपी बोर्ड एंड इस बार जैसे देखा गया है इंटरमीडिएट की यूपी बोर्ड की मार्किंग थोड़ी टफ हुई है। मैंने 88.4% अभी भी मेरे लिए कम है, क्योंकि मैंने जो अपना टारगेट लगा के प्रिपरेशन की थी और जैसे मेरे एग्ज़ाम गए थे वो मेरे 95+ % में गया था। और अभी हाल ही में हमारा ऑनर्ड हुआ है सीएम योगी जी से, तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से कन्वर्सेशन की, तो वहाँ पे मुझे सबका लगभग एक ही स्कोर बोर्ड था। तो शायद मार्किंग में डिफरेंस है सीबीएसई और यूपी बोर्ड की। तो मैं केवल अपनी एक विज़न अपना यही देना चाहूँगी कि पूरे इंडिया में जो एजुकेशन पैटर्न होना चाहिए और मार्किंग पैटर्न होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए। वो एक होना चाहिए, ये अहम बात है। लेकिन सान्या, किस तरीके की तैयारी आपने की थी अपनी पढ़ाई को लेकर? जी बिल्कुल, मैंने तो छोटे छोटे टारगेट्स बनाए थे जो कि मैं डेली बेसिस पे अकॉम्प्लिश करती थी। उसके लिए मैंने कुछ खास ऐसा तैयार नहीं किया था, लेकिन ये बिल्कुल इंश्योर किया था कि जो पढ़ाया गया है वो उसी दिन रिवाइज हो जाए। चलिए, मैं सौम्या आपके पास भी आऊँगा, लेकिन सीधा रुक करेंगे मुकेश खन्ना साहब का, खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। मुकेश खन्ना साहब, आपका बच्चों से लगातार लगाव रहा है, शक्तिमान वो श्रृंखला है जिसको देखकर आबादी का एक बड़े हिस्से ने अपने बचपन को बिताया है। कभी शक्तिमान के पास भी बच्चे आते थे कि साहब कैसे ज़्यादा नंबर आएंगे, कुछ मदद कर दीजिए? इफ यू आस्क मी एज मुकेश खन्ना, इफ यू आस्क मी एज शक्तिमान, दोनों का एक ही जवाब आएगा कि आज का सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम को बहुत बदलाव की जरूरत है। बिल्कुल। जिस तरह से बच्चे कहते हैं कि मैंने 98%, मेरे 99%, 98 और 99 के बीच में कम से कम कभी कभी 5-5 हज़ार बच्चे होते हैं, 98.1, 98. हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता। मुकेश खन्ना साहब, तो आज किताबों का बोझ हो गया। मैं आपको बताने वही जा रहा था, और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं आपको कि मैं अपनी क्लास में 27वां नंबर आया था। 50 स्टूडेंट के बीच में मैं 27वां नंबर आया था। और मुझे याद है कि स्कूल में मैंने अपने भाई को, जो अमेरिका में थे उस वक्त, मैंने लेटर लिखा कि मैं 27वां नंबर आया हूं। कोई शर्म नहीं थी, कोई झिझक नहीं थी, ऐसे ही लिखा जैसे आज का बच्चा कहता है मैं फर्स्ट आया हूं, मैं सेकंड आया हूं। और वही मुकेश खन्ना आज जिंदगी के उस मुकाम पर है जहां बहुत से लोग पहुंचना चाहते हैं। वैसे मैं एक बात ऐड कर दूं कि मैं बीएससी एलएलबी हूं जी, पर वो मैं आज जिस मुकाम पर, वो इसलिए नहीं कि मैं एसएससी में फर्स्ट आया हूं या मैं बीएससी में फर्स्ट आया हूं या एलएलबी में फर्स्ट आया हूं, इसलिए कि मैंने जिंदगी का एग्जाम पास किया। मुकेश खन्ना साहब, मैं आऊँगा आपके पास। धर्मेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस अफसर हैं। धर्मेंद्र सिंह साहब, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, आईपीएस अफसर के तौर पर नहीं, एक विद्यार्थी के तौर पर आपका जीवन कैसा रहा? हमारे साथ वो तमाम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप किया है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो हमारे यहाँ पे एग्ज़ाम होता है वो बेसिकली अब परीक्षा कम है और वो अब एक जंग ज़्यादा है, वो एक लड़ाई की में तब्दील ज़्यादा हो गई है। हालांकि मैंने जब 10th पास किया था 96 में और मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, उस समय यूपी बोर्ड से ही मैं विद्यार्थी था और मुझे याद है 79.32% मेरे मार्क्स थे। लेकिन आपको बताऊं, उसके बाद जब मैं इंटरमीडिएट किया 12th में, तो मैं ग्रेस मार्क्स से पास हुआ।
मतलब आप सोचिए कि मैं खुद फेल होते होते बचा, लेकिन कहीं कोई इस तरह की उस समय दबाव नहीं था मेरे ऊपर, ना मेरे परिवार का। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट से और उसके बाद फिर अच्छा किया और उसके बाद मैं देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से जो सिविल सर्विस होती है उसको पास किया। लेकिन देखिए मेरा मानना यह है कि जो हमारा इंडियन मिडिल क्लास है उसने हमारे बच्चों के कंधों पे अपनी एम्बिशंस का बोझ डाल दिया है जी। और ये पिछले करीब 2 दशकों में ज़्यादा हुआ है। और जैसा अभी मुकेश खन्ना जी बता रहे थे कि पहले ऐसा नहीं होता था कि यदि आप थोड़े पीछे भी रह गए या आप कहीं बीच में रह गए तो आपके ऊपर लोग इस तरह से हावी हो जाएं, आपको कहने लगे। अब आप देखिए एक न्यूज़ देखिए, अभी जब ये 4 दिन पहले ये रिजल्ट आया है 10th का, तो मैं इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ रहा था कि उसी दिन 4 बच्चों ने आत्महत्या की है। बिल्कुल। तो ये हम एक तरीके से कुछ लोग अपना मतलब ये हम कहाँ ले जा रहे हैं अपने बच्चों को? मुझे लगता है कि हमें 2 दशक की वो दौड़ है जिसको रोकना चाहिए। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें अगर आप टॉप कर गए तो जिंदगी में भी टॉप करते रहेंगे, या ये कोई पैमाना नहीं है। धर्मेंद्र जी मैं आपके पास एक बार फिर लौटूंगा, लेकिन जो टॉपर्स हैं उनका भी अनुभव समझने की कोशिश करते हैं। आपने किस तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे किया? कहीं कोचिंग लेने की जरूरत पड़ी, कोचिंग से ही मदद मिली या खुद की पढ़ाई से? नहीं, मैंने कोचिंग नहीं ली थी, मेरे स्कूल टीचर्स की ओर से काफ़ी हेल्प मिलती थी। और प्लानिंग कुछ नहीं, बस स्टार्टिंग से कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर यू टू स्कोर गुड। दिव्या कहीं दबाव था ज़्यादा? नो सर, बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, लेकिन इन सब के बीच में अब आगे क्या? और ये जवाब अंचित आपसे लेना चाहूँगा। मेरे हिसाब से अभी ये डिसाइड करना क्या बनना है अभी बहुत जल्दी है, क्योंकि अभी हमने कहीं देखा नहीं है कि कौन सा प्रोफेशन कितना अच्छा है, उसमें क्या ज़रूरत होती है। तभी बता नहीं सकते। कहीं खेल मैदान, निजी जिंदगी कहीं पीछे छूट गया पढ़ाई के दौरान? यस, पेरेंट्स दबाव डालते अपने बच्चों पर कि टॉप करो, बट अकॉर्डिंग टू मी मार्क्स डजंट मैटर। बिल्कुल, लेकिन शिवांगी कोई फॉर्मूला, जिस तरीके का अभी प्रिंसिपल साहिबा बता रही थी कि देखिए सीबीएसई का एक पैटर्न है, उस फॉर्मूले को आपने समझ लिया था क्या कि इस फॉर्मूले के हिसाब से तैयारी करनी है तो इतने नंबर मिल जाएंगे? ये हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ी पॉइंट यही है कि वो हमारे कंसेप्ट से ज़्यादा हमारी मेमोरी को देखते हैं कि हम बच्चा कितना मेमोराइज कर सकता है। तो उसके लिए मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि हम लोग को टॉपिक को समझना, उस कंसेप्ट को समझना है, उसके हिसाब से आंसर देना है। अगर वो समझ में आ गया तो वैल्यू पॉइंट अपने आप बन जाता है। ठीक है, तो ये शिक्षा व्यवस्था पर एक सवाल भी खड़ा होता है, लेकिन इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ता है स्टूडेंट के ऊपर, परिवार के ऊपर, समाज के ऊपर, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख रहे हैं इंडिया बोले, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था की और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सीबीएसई के नतीजे क्या कुछ बताते हैं। सान्या है हमारे साथ। सान्या, आप किस तरीके से देखती हैं? कहीं कुछ प्रेशर था आपके ऊपर, तनाव था, परिवार के ऊपर तनाव था? नो सर, ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। पेरेंट्स कभी प्रेशराइज नहीं करते हैं, वो हमेशा कहते हैं जो आप पढ़ रहे हो अपने लिए पढ़ रहे हो। तो उस हिसाब से मैंने कंसिस्टेंटली अपनी एफर्ट्स किए थे एंड आई गॉट गुड मार्क्स। अक्षित, आपके तो नंबर संभवतः सबसे ज़्यादा आए हैं, आप दूसरे नंबर पर रहे हैं। कहीं मलाल के 2 नंबर क्यों रह गए 500 में से? ये भी आ जाते। सर एक्चुअली 2 नंबर पे मैंने कभी फोकस नहीं किया। माई मेन एम वॉज टू फोकस ऑन द कंसेप्ट्स बिकॉज वी वर नॉट ओनली प्रिपेयरिंग फॉर अ बोर्ड एग्जाम्स बट ऑल्सो फॉर द कम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो द मेन एम वॉज टू गेन द कंसेप्ट एंड द नॉलेज रादर दैन टू फोकस ऑन द मार्क। डॉक्टर निशा खन्ना, क्या आपको लगता है कि वाकई परिवार में तनाव बढ़ रहा है और तनाव की बड़ी वजह परीक्षा के नतीजे भी हैं? देखिए, बिल्कुल तनाव तो बढ़ ही रहा है क्योंकि हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं और इस हौड़ में रहते हैं कि हम किससे आगे निकल जाएं, और वही प्रेशर हम आगे बच्चों पर भी डालते हैं क्योंकि पेरेंट्स अपने आप में आइडल होते हैं। अगर पेरेंट्स जो कर रहे हैं बच्चे उसे बहुत जल्दी ग्रास्प करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स से हटकर बच्चा कुछ सोचता है या उसको लगता है कि मुझे हटकर कुछ करना है। पेरेंटल प्रेशर है, इवन कम्युनिटी में जिस तरह हम आगे बढ़ने की होड़ में, तो बच्चों में अपने आप में एक प्रेशर होता है मुझे परफॉर्म करना है। डॉक्टर मनिंदर जी की डीयू में एडमिशन नहीं होगा, अच्छे संस्थान में एडमिशन नहीं होगा, अगर आप ज़्यादा नंबर नहीं लाते हैं तो पेरेंट्स या स्टूडेंट्स करें भी तो क्या करें? ये देखिए, अब मेरे ख्याल से 2 चीज़ें करनी चाहिए। एक तो नंबर सिस्टम को ख़त्म कर दें और ग्रेड्स डालें, आप ग्रेडिंग सिस्टम को लाएं। दूसरा कि ज़्यादातर जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ अब एग्ज़ाम्स के साथ एडमिशन होते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी भी अब सोच रहा है कि पूरा जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं देश भर के, उनमें एग्ज़ाम लेके एडमिशन लें। इससे एक लेवल पे आके थोड़ी बराबरी फिर लोगों को मिलेगी। मुकेश खन्ना साहब, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ये जो तस्वीर बदल रही है जिसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये बीते 20-30 साल की ही देन है या कहिए 10-20 साल की ही देन है? ये 10-20 साल की ही देन है। मैं कह रहा हूँ कि मैं भी गुजर चुका हूँ। मैं कहूँगा पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं, बच्चे भी जिम्मेदार हैं और हमारे जो एजुकेशन सिस्टम भी जिम्मेदार है। ये तीनों को समझने की ज़रूरत है। मैंने एक बार किसी स्कूल फंक्शन में मजाक में कहा था, मैंने कहा अगर सभी लोग फर्स्ट आएंगे
तो 27वां नंबर कौन आएगा? तो क्या ज्यादा नंबर हासिल करना ही जिंदगी में सफलता का आधार है, सफलता की गारंटी है? इंडिया बोले में आज इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले इसी मुद्दे से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। स्कूल में जीरो, जिंदगी के हीरो। दुनिया में कई ऐसी जानी मानी शख्सियतें रही हैं जिन्हें स्कूल सिस्टम ने खारिज कर दिया, लेकिन वो जिंदगी के बाजीगर बनकर उभरे। इन्हीं शख्सियतों में से एक थे दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन। 4 साल की उम्र में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोलना शुरू किया था। जरा सोचिए, जिस शख्सियत को विज्ञान की दुनिया का शहंशाह माना जाता है, उसे मामूली से पॉलिटेक्निक के एग्जाम में फेल कर दिया गया था, लेकिन व्यवस्था से टक्कर लेकर आइंस्टाइन आगे बढ़े और दुनिया के सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक बने। चार्ल्स डार्विन का किस्सा भी बेहद दिलचस्प है। स्कूल ड्रॉप आउट रहे डार्विन, खुद उनके पिता ने उन्हें फेलियर कहा था, लेकिन कुछ अलग कर गुजरने की दौड़ में डार्विन सुनहरे अक्षरों से पास हुए। कई शख्सियतें हैं जो अंकों की रेस में फिसड्डी साबित रहीं, लेकिन उनका करियर शानदार रहा। इन्हीं में से एक हैं बॉलीवुड कलाकार अक्षय कुमार भी। खराब अंक पाने के लिए अक्षय को अक्सर घर में डांट पड़ती थी। वो अपना रिपोर्ट कार्ड परिवार को दिखाने से डरते थे, लेकिन स्कूल में नाकाम होने वाले अक्षय बॉलीवुड के बेहतरीन स्टार हैं। टीम न्यूज़ नेशन। गीता वार्ष्णेय जी, आपसे जानना चाहूंगा, स्कूल का भी किसी तरीके का दबाव रहता है क्या स्टूडेंट्स के ऊपर कि देखो ज़्यादा नंबर अगर नहीं लाओगे तो हायर स्टडीज़ में एडमिशन नहीं मिलेगा? साथ ही कहीं ये फ़ायदा भी होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपर अगर किसी स्कूल से जाते हैं तो उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, वो फीस भी ज़्यादा बढ़ा सकता है। ऐसा हर जगह हमेशा नहीं है। स्कूल्स तो बच्चों को लाइफ के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो 10th और 12th में ज़रूर बोर्ड का प्रेशर रहता है कि बच्चों को पढ़ना है बोर्ड के लिए, लेकिन बाकी सभी क्लासेस में तो कंसेप्ट्स के ऊपर या क्रिएटिविटी इनोवेशन के ऊपर काफ़ी एम्फेसिस है। तो डॉक्टर निशा खन्ना, लेकिन जिस तनाव का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, मैं आंकड़े पढ़ रहा था 2016 के छात्रों की खुदकुशी के आंकड़े हैं, राज्यवार अगर हम देखें तो स्थिति सुधरती नहीं दिखती है। महाराष्ट्र में 1350 बच्चों ने खुदकुशी की, जिसमें इस तरीके के नतीजों की एक बड़ी भूमिका रही होगी। मध्य प्रदेश में 838, छत्तीसगढ़ में 633, देश की राजधानी दिल्ली में 211। ये जो स्थिति है, इसको कब परिवार में लोग समझ सकें, कब वो स्टूडेंट समझ सके कि मैं इस दिशा में तो नहीं जा रहा हूँ, कैसे वो बचे? देखिए, पेरेंटिंग के ना कुछ 5 कंसेप्ट्स होते हैं। उसमें सबसे पहला कंसेप्ट आता है इंटेलेक्चुअल। पेरेंट्स बेसिकली एकेडमिक्स पर ज़्यादा जोर देते हैं। उस एकेडमिक्स का नतीजा है जितने भी टॉपर्स आपके पास सामने बैठे हैं, हमारे सामने बैठे, हम सब एकेडमिक्स को देखते हैं, मार्क्स कितने आए, और पेरेंट्स इस बात पर देखते हैं बच्चे की सक्सेस को। सेकंड आता है फिजिकल, हेल्थ वाइज बच्चा कितना स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ध्यान दे रहा है, पेरेंट्स उसका ध्यान देते हैं। सेकंड थर्ड आता है सोशल, लोग सोशली जो है कितना बच्चा इंटरेक्ट कर रहा है बाकी के बच्चों से, उसका इंटरेक्शन लेवल कैसा है। फोर्थ नंबर आता है स्पिरिचुअल ग्रोथ, कितना रिलीजियस एक्टिविटीज़ में या घर में कल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है बच्चा। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इमोशनल ग्रोथ, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, चाहे वो कोई टॉपर भी है। अगर हम बोलते हैं तो ये सब बुक स्मार्ट की बात करते हैं। अगर आपको ज़िंदगी जीनी है प्रैक्टिकल लाइफ में तो स्ट्रीट स्मार्ट होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं जो बच्चा टॉपर है वो सक्सेस में, लेकिन सक्सेस का जो क्राइटेरिया हम नतीजों के बीच में सवाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी, और वो बुनियादी सवाल ये कि जो टीचर्स नंबर दे रहे हैं क्या वो खुद काबिल हैं, क्या वहाँ पर टीचर मौजूद हैं? कुछ आंकड़े मेरे पास है जो कहते हैं कि देश के स्कूलों में 5 से 14 लाख तो अध्यापकों के पद खाली पड़े हुए हैं। बिहार में टेट की परीक्षा होती है, जो पढ़ा रहे थे टीचर वो उस परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, जो हो सकता है नंबर दे रहे हो इस तरीके के एग्जाम में। ये किस तरीके का विरोधाभास है? मेरे ख्याल से जो नंबर पे फोकस करने के चलते जो ओवरऑल ग्रोथ है बच्चे का, जो 5 एलिमेंट्स उन्होंने कहा, वो होलिस्टिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। ये नंबर पे ग्रोथ का कारण एक और है जो शिक्षा को बाजार में खड़ा कर, आपने बिल्कुल सही बात कही कि ये ब्रांडिंग से कनेक्ट होता है। स्कूल फिर अपने बोर्ड में बाहर अगले दिन विज्ञापन छप जाता है उन तमाम स्कूल्स का। बिल्कुल, बाहर एक बोर्ड लगा देते हैं, मेन गेट पे एक बोर्ड लगाते हैं कि हमारे इतने बच्चों को 100 में 100 नंबर आया है। वो बिल्कुल प्रोडक्ट की तरह ब्रांडिंग करते हैं स्कूल का। लेकिन धर्मेंद्र जी, आपका कोई अनुभव जो आप साझा करना चाहें? आपने 12वीं का जिक्र किया कि देखिए साहब मैं ग्रेस से पास हुआ था, यानी फेल होते होते बचा था। जब वो नतीजा आया था तो घर वालों का किस तरीके का रिएक्शन था, और अब आपके परिवार में अगर इस तरीके के नतीजे कोई बच्चे लाता है तो आपके किस तरीके के रिएक्शन रहते हैं? देखिए अनुराग जी, मैं बताऊं आपको, जब उसके बाद जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो मैं आपको बताऊं, मैंने ग्रेजुएशन कभी कॉलेज से नहीं किया, मैं कभी कॉलेज में रहा ही नहीं हूं। मैंने जो ग्रेजुएशन किया वो कॉरेस्पॉन्डेंस से किया जी। उसके बाद मैंने हिंदी मीडियम से ही, और जो सबसे टफेस्ट एग्जाम हम जिसको मानते हैं सिविल सर्विसेज की, उसको मैंने क्वालिफाई किया, और सेकंड में अटेम्प्ट में मैंने उसे क्वालिफाई किया।
और मैं अपने बैच में 2 सबसे यंगेस्ट ऑफिसर्स में से था। तो देखिए, मैं जो अभी बताया गया कि केवल परीक्षा में पास होना या बहुत मार्क्स लाना, वैसे मैं आपको चीज़ और बताऊंगी, जैसे अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा मार्क्स ला रहा है तो कोई गलत नहीं है, मतलब ये भी नहीं कि भाई अगर कोई व्यक्ति एस्पायर कर रहा है अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि हमारा सोसाइटी उन लोगों को कैसे देखता है जो मार्क्स नहीं ला पाते। देखिए, अगर कोई व्यक्ति ग्रेडेशन चाहे उसे कह दें, चाहे मार्किंग कह दें, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हायरार्की है, वो सिस्टम तो रहता है। समस्या इस चीज़ में नहीं है, समस्या है कि हम जो लोग अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते, उनको हमारा समाज या हमारा परिवार या हम लोग उन्हें किस नज़रिए से देखते हैं। तो मेरा अपना अनुभव ये है कि यदि कोई बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स भले ना ला पाया हो, लेकिन इससे उसके अंदर की जो क्रिएटिविटी है या भविष्य में अच्छा करने का जो पोटेंशियल है, ये कहीं प्रभावित नहीं होता। और ना ही जो अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, इससे ये सिद्ध होता है कि वो जीवन भर जो है टॉप करेंगे, या ऐसा नहीं, वो टॉप करते हैं, अच्छी बात है, सभी लोग जो है एस्पायर करते हैं अच्छा करने के लिए, लेकिन समस्या है परसेप्शन में। जो लोग बच्चे पीछे रह गए, उन्हें हमारा परिवार इस तरीके से देखता है, देखो तुम पीछे रह गए, पड़ोस का बच्चा कितना अच्छा है, उसके तो ज्यादा सोच को बदलने की जरूरत है। की चीज मुझे लगता है बहुत बिल्कुल। मुकेश खन्ना साहब, ये जो सोच है ये कैसे बदले, ये जो परसेप्शन है ये किस तरीके से बदले? मैं अलग अलग आंकड़े पढ़ रहा था और लगातार हम दिखा भी रहे हैं, जिसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम है जो स्कूल में बहुत अच्छा काम नहीं करते थे, चार्ल्स डार्विन का नाम है जो स्कूल में बहुत अच्छा काम नहीं करते थे, अक्षय कुमार जाने माने फिल्मी सितारे जो स्कूल जाने से बचते थे। ये जो किरदार हैं जो आज दुनिया में अपना नाम पहचान बना चुके हैं, ये आदर्श क्यों नहीं बन पाते हमारे? देखिए, मैं मुकेश खन्ना का नाम लेना आप भूल गए, जो नहीं, आपका नाम आपने शुरुआत में लिया सर, इसलिए आज मैं भी पहुंचा हूं। लेकिन मैं अभी जो थोड़ी देर पहले जो आप पूछ जी आप जो कह रहे हैं ना कि कंसेप्ट जो है, जैसे मैडम ने भी बताया कि भाई 5 कंसेप्ट होते हैं पेरेंट्स के लिए, करेक्ट। अब मैं उसमें मैं टिप्पणी करना चाहूंगा कि पेरेंट्स के कंसेप्ट्स आजकल क्या हो गए। मैं बोलूं, आज की माओ में उसकी साड़ी मेरी साड़ी से ज्यादा सफेद क्यों का कॉम्प्लेक्स घुस गया। मेरी सहेली का बच्चा नंबर 2 पर आया है और मेरा बच्चा नंबर 8 पर आया, तो कान पकड़ के कहती है पढ़ 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 पढ़, और बच्चा कहता है पढ़ता हूं पढ़ता हूं पढ़ता हूं पढ़ता हूं पढ़ता हूं। दिस इज द सिनेरियो ऑफ टुडेज पेरेंट्स, जिनको जो अपने सपने बच्चों के आंखों से देखना चाहते हैं। आप करें जो हम नहीं कर पा रहे, इसलिए डालना चाहते हैं कि मेरी सहेली का बच्चा मेरे से नंबर से ज्यादा है। सो कहीं ना कहीं कंसेप्ट तो खत्म हो चुका है जी। हमारे जमाने में कोचिंग क्लासेस उनको दी जाती थी, कोचिंग जो बीमार होते थे। आज की कोचिंग क्लासेस के फोटोग्राफ्स छपते हैं पेपर पे, जैसे आपने कहा कि ये 8 बच्चे हमारी क्लास से निकले हैं और वो अपने फोटो बड़े बड़े खुशी से, मैं उन बच्चों को तो मैं डिस्करेज नहीं करूंगा, बच्चों ने बहुत मेहनत की है। बट देखिए, साथ में एक पेपर में कहीं कोने में लिखा रहता है कि 3 बच्चों ने सुसाइड करने की कोशिश की। बिल्कुल। तो क्या ये प्रेशर आवश्यक है? क्या एसएससी और बीएससी सीबीएसई इज एंड ऑफ द रोड? इट इज नॉट द एंड ऑफ द रोड। ये अफसोसजनक आगे जिंदगी पड़ी हुई है, यकीनन चौंकाने वाली है। सरकारी आंकड़े जो कहते हैं कि तनाव की वजह से हर महीने देश की राजधानी दिल्ली में ही 4 बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं। ये सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है। स्टूडेंट्स देश के नौनिहाल खुदकुशी करने को मजबूर हैं। लेकिन सवालों को आगे बढ़ाते हैं। ऐश्वर्या, आपको कहीं मलाल है या कहीं इस बात का आपको आप कह सकती हैं दावे से कि अगर आप सीबीएसई से पढ़ रही होती तो आपके नंबर 88% नहीं 98% आए होते? यस, ऑफ कोर्स मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मेरा बोर्ड सीबीएसई होता तो शायद मेरे और भी अच्छे मार्क्स आते, लेकिन हम यूपी बोर्ड को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यूपी बोर्ड में इस बार नकल विहीन परीक्षाएं हुई हैं। आपने अपनी मेहनत के बल पर ये नंबर हासिल किए, लेकिन सान्या अब आगे का रास्ता क्या और आपके हिसाब से आपकी प्राथमिकता में क्या है? ज़्यादा नंबर या जीवन में खुशी और सफलता, जो आपके हिसाब से हो? मेरे हिसाब से इस कंट्री में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि है यूथ को वर्क एक्सपीरियंस नहीं मिलता। आई थिंक वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होना चाहिए कि जो बच्चे को आगे जाके बनना है उसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग या फिर कुछ 3 मंथ का कोर्स थोड़ा सा कराना चाहिए, सो दैट वी कैन जस्ट जज कि बच्चा कितना केपेबल है। इन 3 आवर्स के पेपर पे फ्यूचर बिल्कुल डिसाइडेड नहीं होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली जब हमने 9 ईयर्स तक पहले किया है 10th से पहले, उसके बेस पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एंड जिस बच्चे ने बहुत मेहनत की पूरे स्कूल में स्कूल एग्जाम्स में, एंड बाई चांस अगर वो बोर्ड्स में अच्छा नहीं कर पाए तो उसको बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करके इंसल्ट की जाती है। सौम्या, पूरा देश इस वक्त आपको देख रहा है, क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? आप उस पूरे इम्तिहान से निकली हैं और 99% से ज़्यादा नंबर आपने हासिल किए हैं, जो आपको अनुभव हुआ हो। मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि जिनके कम मार्क्स आते हैं उन्हें प्रेशर में नहीं आना चाहिए। लाइक मैनी पीपल ओवर हियर हैव सेड, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप अगर लाइफ में कभी भी हार्ड वर्क करें एंड इफ़ यू गुड एट वॉट यू डू, सो यू डेफिनेटली गोइंग टू गेट समवेयर गुड इन लाइफ। दिव्या, आपने क्या कुछ सोचा है? आप 98% नंबर के साथ पास हुई हैं, आगे क्या?
आगे सोचा है कि बायो लेकर MBBS करने का मेरा ड्रीम है। और उसमें ये जो नंबर हैं ये काम आएंगे आपके? नहीं आएंगे। मार्क्स इम्पॉर्टेंट है लेकिन आगे तो मेरा टैलेंट ही है ना। 10th के मार्क्स यहाँ पर आए अच्छे, बस अब बात ख़त्म। आगे मुझे अपने ऊपर करना है सब कुछ। अगर आगे पढ़ाई नहीं करूँगी तो कुछ नहीं हो सकता। अंचित, देखिए 2 शिक्षाविद तो आपके सामने बैठे हुए हैं, कोई सवाल जो आप इनसे पूछना चाहें, इस पूरे सिस्टम पर उठाना चाहें? एक सवाल मुझे लगता है कि हम सारे बच्चों को एक जैसा ट्रीट करते हैं। जैसे कोई बच्चा भारत में पैदा होता है तो उसे पता है कि 16 साल बाद और 18 साल बाद बड़े होकर मुझे बोर्ड देना पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है और इससे हम कोई तरीका नहीं है जिसे चेंज कर सकते हैं। हम सब बच्चों को एकेडमिक्स कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन और भी तो इतनी सारी चीज़ें हैं दुनिया में। अब किसने कह दिया एजुकेशन का मतलब क्या होता है? एजुकेशन का मतलब होता है बच्चे की डेवलपमेंट। बच्चे को हम वो सिखाएं जो उसे ज़िंदगी में ज़रूरत होगी। किसने कह दिया कि 10th तक ये 5 सब्जेक्ट हैं जो ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ेंगे? किसने कह दिया कि गणित इतना ज़रूरी है? किसने कह दिया कि सोशल साइंस चाहिए होगा? दीपांशी, आपको भी लगता है कि जो सब्जेक्ट्स थोपे जाते हैं इनसे थोड़ा बचाना चाहिए स्टूडेंट्स को, कोई ज़रूरत नहीं है? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि हर किसी को ये 5 सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट नहीं होता। किसी को SST में इंटरेस्ट है, कोई साइंस में इंटरेस्टेड है, किसी को मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो 5 सब्जेक्ट को थोप के उन पे प्रेशर नहीं डाल सकते हम। शिवांगी, जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि 2020 तक जो स्कूली बस्ते हैं उनका वजन आधा कर दिया जाएगा। आपको लगता है वक्त की ज़रूरत है, बहुत पहले हो जाना चाहिए था? बहुत पहले एक्चुअली में हो जाना चाहिए था, क्योंकि जितनी बुक्स हम लोग नॉर्मली स्कूल लेके जाते हैं उतनी सारी यूज़ नहीं होती है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर खुद ही पढ़ा देती है उससे। तो उसको हल्का करना एक बहुत पहले से ही उनका एक होना चाहिए था कि उनको पहले से ही ऐसा कर देना चाहिए था। सानिया, डिजिटल वर्ल्ड में इस वक्त हम जी रहे हैं, डिजिटल एजुकेशन की बात की जा रही है, तकनीक की बात की जा रही है। आपको लगता है कि कुछ उसकी अगर मदद ली जाए तो थोड़ा स्टूडेंट्स पर तनाव कम होगा, उनको मदद कुछ ज़्यादा मिलेगी? जी, आजकल बच्चे वैसे भी टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ करते हैं अपनी पढ़ाई में भी चीज़ें समझने के लिए, तो ऑलरेडी वो उसको यूज़ कर रहे हैं। बट ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान देने से भी वो भी इम्पॉर्टेंट है। अदर एक्टिविटीज़ जिनसे उनकी क्रिएटिविटी बिल्ड होती है वो भी इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। कि वो नौनिहाल हैं जिन्होंने अच्छे नंबर्स के साथ टॉप किया है अपने अपने कॉलेजेस में, अपने अपने क्षेत्र में, और ये इनकी राय है जो कुछ नीति निर्माताओं को बदलाव करना चाहिए उस लिहाज से। लेकिन क्या कुछ समाधान जानकारों के मुताबिक है, समझना ये भी ज़रूरी। तो आप देख रहे हैं इंडिया बोले, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं मार्किंग की और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ज़्यादा नंबर हासिल करना ज़िंदगी में सफलता की गारंटी है, खुशियों की गारंटी है। अलग अलग जो देश के हिस्सों से लोग आए हैं उनके किस तरीके के सवाल हैं, किस तरीके की राय है, ये भी शामिल करते हैं बहुत संक्षिप्त। जितना भी है कि कभी किसी बच्चे को किसी नंबर के पीछे नहीं भागना चाहिए, अपनी जो मेहनत करे जो भी आवे उसमें मतलब शांति रखनी चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे देश की शिक्षा पद्धति हमारे देश के नौनिहालों को कहाँ ले जा रही है, सोचने की जरूरत में है, कितनी एंजाइटी हो रही है। 30 साल पहले नहीं एक एजुकेशन पॉलिसी बनी थी। खड़े हो जाइए सर। मैं मनिंदर सर से पूछना चाहता हूँ कि आजकल बच्चों को 99% नंबर मिल रहा है, क्या बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो गए नंबर मिल रहा है कि नंबर इतना सस्ता हो गया है? कहीं और बड़ी अहम बात है, आप इत्तेफाक रखते होंगे, नंबर सस्ता हो गया है क्या? नहीं, मुझे लगता है कि बच्चे भी हमारे तेज हैं। नया जनरेशन हमारा बहुत इंटेलिजेंट है, हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। लेट अस एक्सेप्ट दिस फैक्ट। गीता वाशर जी, बहुत संक्षेप में क्या कुछ होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है तो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि वो यूनिक है, उसके जैसा दुनिया में और कोई नहीं है। लेकिन जब हम उसको स्कूल में डालते हैं तो हम उसको सबके जैसा बनाना चाहते हैं। टॉपर्स यहाँ पर हैं, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। देश का नाम रोशन कीजिए, लेकिन नंबर के पीछे मत भागिए। सफलता की अपनी अलग परिभाषा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए और अपना अनुभव साझा करने के लिए इंडिया बोले में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।